हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज मैं आप सभी के लिए एक और न्यू वैकेंसी कंप्लीट डिटेल वीडियो लेके आया हूं। अगर हम बात करें इस वैकेंसी की, तो ये जो वैकेंसी आरबीआई ग्रेड बी की वैकेंसी है, जो कि बैंकिंग सेक्टर में टॉप मोस्ट वैकेंसी मानी जाती है। अगर हम बात करें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज़ की, तो 120 इसके अंदर वैकेंसीज निकाली गई हैं। इस वीडियो में हम कंप्लीट डिटेल के बारे में जानेंगे कि क्या इसकी एलिजिबिलिटी है, सिलेबस के बारे में जानेंगे, एग्ज़ाम का क्या पैटर्न है, सैलरी के बारे में, क्या इसमें एज लिमिट दी गई है और सिलेक्शन का क्या प्रोसेस है, सारा कुछ हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए ये स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ की, अगर हम नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ की बात कर रहे हैं तो टोटल 120 वैकेंसीज़ हैं, जो कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स में दी गई है। जैसे जनरल में है, फिर DEPR में है, फिर DSIM में है। अगर DEPR की हम बात करते हैं तो ये है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिसी रिसर्च। दूसरा है DSIM, इसकी अगर हम बात करें तो डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिक्स एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट के अंदर भी वैकेंसीज निकाली गई है। अगर हम जनरल की बात करें तो 83 है, DEPR की 17 है और DSIM की हमारे पास 20 वैकेंसीज है, जो कि टोटल नंबर ऑफ 120 वैकेंसीज बनती है। और बाकी अलग अलग कैटेगरीज में कितनी कितनी वैकेंसी है वो भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के ऊपर। अगर इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो 10 सितंबर से इसके फॉर्म जो है वो फिल होना स्टार्ट हो जाएंगे और इसकी जो लास्ट डेट है वो 30 सितंबर रखी गई है। और 30 सितंबर को भी शाम 6 बजे तक ही आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, उसके बाद आप फॉर्म नहीं फिल कर सकते, उसके बाद इसका पोर्टल बंद हो जाएगा। अगर हम डेट ऑफ एग्ज़ाम्स की बात करते हैं कि जो डेट्स ऑफ ऑनलाइन एंड रिटर्न एग्जामिनेशन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए जनरल की जो है ये हमारे पास फेज़ 1 ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो कि 18 अक्टूबर को होगा। फेज़ सेकंड की अगर हम बात करें तो 6 दिसंबर को होगा। और साथ ही साथ DEPR की, ये जर्नल की थी, अगर DEPR की हम बात करते हैं तो ये हमारे पास फर्स्ट जो इसका फेज़ 1 होगा वो 19 अक्टूबर और फेज़ 2 जो होगा वो 7 दिसंबर को कंडक्ट कराया जाएगा। उसके बाद DSIM की अगर हम बात करते हैं तो इसका फेज़ 1 जो है वो 19 अक्टूबर को कराया जाएगा। फेज़ सेकंड की बात करें तो वो 7 दिसंबर को कराया जाएगा। और ये सारी जो डेट्स है टेंटेटिव है, मतलब कि जो बोर्ड है वो चाहे तो इसको चेंज भी कर सकता है। तो पर आप अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप इन्हीं डेट्स को फाइनल मान के चलिए। बहुत रेयर चांस होते हैं कि इनकी जो डेट्स है वो चेंज होती है। उसके बाद अगर हम एलिजिबिलिटी कंडीशन की बात करते हैं तो सबसे पहले तो आप सिटीज़न होने चाहिए इंडिया के, नेपाल, भूटान के, और भी यहाँ पे डिटेल लिखा है, आप इसको पढ़ सकते हैं। इसकी जो कंप्लीट डिटेल नोटिफिकेशन है वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, जिसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप जाके टेलीग्राम चैनल पे विजिट कर सकते हैं। और साथ ही साथ व्हाट्सअप चैनल है उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर हम एज लिमिट की बात करते हैं तो एज लिमिट यहाँ पे 21, मिनिमम एज आपकी 21 ईयर होनी चाहिए और मैक्सिमम आपकी 30 साल की होनी चाहिए। और ये किसके काउंट हो जाएगा, 1 सितंबर 2025 के अकॉर्डिंग ये काउंट किया जाएगा। अगर हम बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है बॉर्न नॉट अर्लियर देन सितंबर 2 1995, यानी कि 2 सितंबर 1995 से पहले आपका बर्थ नहीं होना चाहिए। एंड नॉट लेटर देन सितंबर 1 2004, और इससे बाद का डेट ऑफ बर्थ आपका नहीं होना चाहिए। बाकी इसके ऊपर जो भी एज रिलैक्सेशन आपको मिलती है SC ST कैटेगरीज़ को, ठीक है, OBC कैटेगरीज़ को, PWD कैटेगरीज़ को, और जो भी एक्स एम्प्लॉयज़ हैं उन सब की जो कैटेगरीज़ के अकॉर्डिंग उनको जो एज रिलैक्सेशन मिलता है वो भी इसके एक्स्ट्रा है। मतलब ये जर्नल के लिए, ये जो हमारे पास 21 से 30 साल की जो एज दी हुई है ये जर्नल के लिए दी गई है। बाकी SC ST OBC और बाकी जो कैटेगरीज़ हैं उनके लिए अलग से जो एज रिलैक्सेशन है वो इसमें ऐड हो जाती है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, अगर हम बात कर रहे हैं तो जर्नल वालों के लिए जो है ये ग्रेजुएशन होनी चाहिए। किसी भी स्ट्रीम में आप ग्रेजुएटेड हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी बस नॉर्मल ग्रेजुएशन होनी चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से, किसी भी कॉलेज से। जिसमें जर्नल वालों के लिए 60% और SC ST PWD कैटेगरीज के लिए मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए, जो कि ऑफिसर ग्रेड बी इन जर्नल के लिए है। अगर हम बात करें ऑफिसर ग्रेड बी इन DEPR की, अगर हम बात करें तो MA या फिर MSc होनी चाहिए इकोनॉमिक्स में, या फिर इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनमें से, मतलब इन्हीं सब्जेक्ट्स में से किसी एक सब्जेक्ट में आपके पास MA या फिर MSc होनी चाहिए। या फिर आप यहाँ पे नीचे देख सकते हैं इसके सेकंड ऑप्शन भी दिया है कि MA या MSc इन फाइनेंस में होना चाहिए, और फाइनेंस से रिलेटेड सब्जेक्ट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं उनमें भी आपकी MA या फिर MSc हो सकती है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फॉर A एंड B अबव मिनिमम 55% मार्क्स विल बी रिक्वायर्ड, मतलब कि मिनिमम आपके 55% जो मार्क्स है किसी भी यूनिवर्सिटी या फिर फॉरेन यूनिवर्सिटी से या फिर इंडिया की यूनिवर्सिटी से, आपके मिनिमम 55 मार्क्स जो होने चाहिए वो होने चाहिए।
उसके बाद अगर हम देते हैं DSIM की बात करते हैं तो यहाँ पे मास्टर डिग्री मांगी गई है, मिनिमम 55% मार्क्स होने चाहिए आपके DSIM के लिए। अगर आप अप्लाई करें तो किसी भी स्ट्रीम में आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए, मिनिमम उसमें 55% के मार्क्स होने चाहिए। या फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं और हाँ, यहाँ पे जो 55% मार्क्स है इनमें से किसी सब्जेक्ट में आपके पास होने चाहिए। मैथमेटिक्स हो गया, मैथमेटिकल स्टैटिक्स हो गया, अप्लाइड स्टैटिक्स हो गया, और भी जो भी सब्जेक्ट यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। वैसे अगर मास्टर डिग्री विद मिनिमम 55% है, किसी भी इन मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग हो गया, बिग डाटा एनालिटिक्स हो गया, इसके अंदर भी अगर आपके पास मास्टर डिग्री है तो भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। या फिर इसके साथ थर्ड ऑप्शन आपके पास क्या आता है कि 4 ईयर ऑफ बैचलर डिग्री विद मिनिमम 60% की। या फिर अगर आपके पास किसी 4 साल की, जैसे बीटेक होता है जो 4 साल का होता है, या फिर कोई भी और बैचलर डिग्री जो कि 4 साल की, उसमें मिनिमम आपके 60% मार्क्स होने चाहिए और उनके अंदर ये सारे सब्जेक्ट कोई ना कोई होना चाहिए, तभी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। तो ये तीनों के लिए अगर हम बात करें जनरल वालों के लिए और हमारे पास DEPR के लिए, और तीसरा जो है हमारे पास DSIM के लिए, तो तीनों के लिए अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, तो आपको वो फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप किसी में भी मतलब किसी भी तीनों में से किसी में भी अगर आप एलिजिबल है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। मेनली तो ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो ग्रेड बी के लिए अप्लाई होंगे, क्योंकि मिनिमम जो इसके अंदर ग्रेजुएशन ही मांगी गई है, कि इसमें कोई मैटर नहीं करता आपने बीटेक किया है, BA किया है, BSc किया है, कुछ भी किया है आपने, बस आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम में, मिनिमम 60% मार्क्स होना चाहिए, और SC ST PWDs के पास 50% मिनिमम मार्क्स होना चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, ये तो हमारे पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन होगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर मान लीजिए किसी का CGPA या फिर OGPA या फिर CPI में अगर मार्क्स हैं तो वो मतलब कि अपना परसेंटेज, मतलब CGP के अकॉर्डिंग अपना परसेंटेज भी चेक कर सकता है। मतलब 6.75 है तो 60% हो गया, 6.25 है तो 55% हो गया, 5.75 है तो 50% मार्क्स उसके माने जाएंगे। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है ये हमारे पास। यहाँ पे आप देख सकते हैं कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू द जनरल कैटेगरी या फिर EWS कैटेगरी हु हैव ऑलरेडी अपीयर्ड 6 टाइम्स फॉर फेज़ 1 एग्जामिनेशन इन द पास्ट आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। मतलब जिन बच्चों ने मतलब 6 अटैम्प्ट्स दे चुके हैं, मतलब यहाँ पे कहने का मतलब है कि जनरल कैटेगरी या फिर EWS कैटेगरी ने जिन्होंने 6 अटैम्प्ट्स दे चुके हैं वो फेज़ 1 के लिए एलिजिबल नहीं है, मतलब वो इस पोस्ट को अप्लाई नहीं कर सकते। यानी कि जनरल वालों के लिए या फिर EWS कैटेगरीज के लिए मिनिमम यहाँ पे मैक्सिमम यहाँ पे 6 अटैम्प्ट्स ही होते हैं। 7th अटैम्प्ट आपको, मतलब 7th 8th उसके बाद कोई अटैम्प्ट आपको नहीं दिया जाता है। SC ST OBC और PWD कैटेगरीज के लिए कोई भी ऐसी यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है, उनके पास मतलब कि जितने नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स वो दे सकते हैं उतने वो दे सकते हैं। उसके बाद अगर हम देखते हैं यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस की अगर हम बात करते हैं, तो एप्लीकेशन फ़ीस में अगर हम बात करते हैं SC ST PWD कैटेगरीज के लिए जो है वो 100 रुपये प्लस GST है। जनरल OBC और EWS कैटेगरी के लिए अगर हम बात करें तो 850 रुपये प्लस GST चार्जेस होगा। और साथ ही साथ स्टाफ के, अगर स्टाफ का भी कोई बंदा मतलब जो एक्स एम्प्लॉय है वो भी अगर इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहता है तो उसके लिए कोई भी फ़ीस यहाँ पे नहीं है। तो ये आप फीस भी देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देखिए इसका जो ऑनलाइन सेंटर है, ऑनलाइन एग्जामिनेशन का जो सेंटर है, जो जर्नल वाला है, उसके अलग अलग सेंटर्स यहाँ पे दिए, जैसे पंजाब का अमृतसर, बठिंडा, जलंधर हो गया, हमारे पास असम का हो गया, यहाँ पे बिहार का हो गया, मिज़ोरम का एजवाल। ये जो एग्ज़ाम सेंटर्स है वो भी यहाँ पे मेंशन किए हैं। आप जाके इसको टेलीग्राम पे जाके इसको डाउनलोड करके वहाँ पे चेक कर सकते हैं। वैसे ही जो ये तो हमारे पास हो गया जर्नल का फ़ेज़ 1 का, और ये अगर हम बात करते हैं तो ये है जर्नल का फ़ेज़ 2 का। तो मतलब कि यहाँ पे लिमिटेड ही है जो एग्ज़ाम सेंटर्स है। फ़ेज़ 1 के लिए तो आपको नंबर ऑफ़ मतलब बहुत ज़्यादा सेंटर्स मिल जाएंगे अलग अलग प्लेसेस पे, पर जो फ़ेज़ 2 है वो लिमिटेड सेंटर्स पे ही आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। वैसे ही जो फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 है DEPR और DSIM के लिए वो दोनों ही मतलब दोनों ही फेज़ जो है उसमें फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 दोनों के लिए लिमिटेड सेंटर्स यहाँ पे दिए गए हैं। उसके बाद हम चेक करते हैं यहाँ पे सिलेबस और अपना ये, हाँ ये रहा
देखिए इसके बाद हमारे पास है स्कीम ऑफ सिलेक्शन एंड सिलेबस फॉर द ऑफिसर ग्रेड बी जनरल के लिए। यहाँ पे जनरल के लिए हमारे पास पहले है, फिर उसके बाद आगे का हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे फेज़ 1 होगा, मतलब ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, जिसके अंदर ये हमारे पास सब्जेक्ट्स जो 4 सब्जेक्ट्स हैं वो होंगे, और टोटल यहाँ पे 2 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा। और हर एक सेक्शन के लिए, यानी कि जनरल अवेयरनेस की बात करें तो उसके लिए भी अलग से एक वो रहेगा, टाइम अलॉट किया जाएगा। मतलब ओवरऑल आपके पास 2 घंटे होंगे, पर इसके अंदर भी जनरल अवेयरनेस के लिए आपको लिमिटेड टाइम दिया जाएगा, इंग्लिश के लिए अलग टाइम दिया जाएगा, उसके अंदर ही आपको उसको अटैम्प्ट करके फिनिश करना होगा। और ये जो होगा मैक्सिमम मार्क्स इसमें मतलब 200 मार्क्स का ही पेपर होगा। उसका जो बच्चा इसको क्वालिफाई कर जाता है तो वो जाएगा फेज़ 2 में, जो कि 6 दिसंबर 2025 को कंडक्ट कराया जाएगा। अगर इसकी हम पेपर पैटर्न की बात करते हैं तो आप ये देख सकते हैं, पेपर 1 जो होगा इसमें टोटल मतलब जो फेज़ 2 है उसमें 3 पेपर होते हैं, जिसमें हमारे पास पहला हो गया पेपर 1 जो इकोनॉमिक्स एंड सोशल इशूज़ से रिलेटेड होगा, जिसमें 50% जो होगा वो ऑब्जेक्टिव पेपर होगा और 50% जो होगा वो डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा। अगर हम बात करें टाइम की तो ऑब्जेक्टिव के लिए 30 मिनट्स और डिस्क्रिप्टिव के लिए 90 मिनट्स दिया जाएगा, और ये 50-50 मार्क्स के होंगे, यानी कि टोटल 100 मार्क्स का यहाँ पे फर्स्ट पेपर हो गया 2 घंटे के अंदर। दूसरा पेपर हो गया इंग्लिश का, जो कि डिस्क्रिप्टिव ही होगा, 1.5 घंटे का टाइम दिया जाएगा, 3 क्वेश्चन इसके अंदर होंगे जो कि 100 नंबर का होगा। फिर उसके बाद हमारे पास अगर बात करें पेपर 3 की, जो जनरल फाइनेंस और मैनेजमेंट है, इसके अंदर ही 50% ऑब्जेक्टिव होगा और 50% हमारे पास डिस्क्रिप्टिव होगा। ऑब्जेक्टिव के लिए 30 मिनट्स और डिस्क्रिप्टिव के लिए हमारे पास 90 मिनट्स दिए जाएंगे। ओवरऑल अगर हम बात करें तो ये भी 50 और 50 यानी कि 100 मार्क्स का, यानी कि ये भी 100, ये वाला फर्स्ट पेपर भी 100, दूसरा भी पेपर 100, तीसरा भी हमारे पास 100, यानी कि टोटल हमारे पास 300 का पेपर जो होगा वो पेपर सेकेंड फेज सेकेंड में, मतलब टोटल हमारा 300 मार्क्स का जो होगा वो पेपर कंडक्ट कराया जाएगा। यहाँ पे आप नीचे पढ़ सकते हैं, फॉर बोथ पेपर 1 एंड पेपर 3 देयर विल बी 30 क्वेश्चंस, 50 मार्क्स फॉर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जिसमें से कुछ 2 नंबर के क्वेश्चन होंगे और कुछ 1 नंबर के क्वेश्चन होंगे। मतलब टोटल 30 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे जो कि 50 नंबर के होंगे, जिसमें से कुछ 1 नंबर के भी क्वेश्चन हो सकते हैं, 2 नंबर के भी क्वेश्चन हो सकते हैं। फिर उसके बाद आपका डिस्क्रिप्टिव जो पेपर होगा उसमें टोटल 6 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, जिसमें से आपको 4 अटैम्प्ट करने हैं, और जिसमें से जो 2 क्वेश्चन होंगे वो 15 मार्क्स के होंगे और 2 क्वेश्चन जो होंगे वो 10 मार्क्स के होंगे। मतलब 6 क्वेश्चन में से आपको 4 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। अगर कोई बच्चा 4 से ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट करता है तो उसके जो पहले 4 होंगे वही इवेल्युएट किए जाएंगे, मतलब पहले 4 को कंसीडर किया जाएगा, बाकी ये जो नीचे आपने 5th या 6th अटैम्प्ट किया होगा उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो जो आपको 4 अच्छे से आते होंगे आप वही अटैम्प्ट कीजिएगा। उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, मतलब जो सेकंड फेज़ को क्वालिफाई कर जाएगा वो इंटरव्यू में चला जाएगा, जो कि 75 मार्क्स का होता है। उसके बाद यहाँ पे जो सिलेबस है आपको उसको रीड आउट कर सकते हैं। इसका पूरा जो PDF है वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, आप वहाँ पे जाके विजिट करके इसको पूरा डिटेल से आप इसको पढ़ सकते हैं। सिलेबस फॉर फेज़ सेकेंड, पेपर 1 का सिलेबस यहाँ पे अलग से मेंशन किया गया है, फिर उसके बाद नीचे पेपर 2 का और नीचे पेपर 3 का जो सिलेबस है वो मेंशन किया गया है। इसके बाद हम चलते हैं अपना DEPR का, जो DEPR का जो पेपर है वो कैसे आएगा। ये देखिए, इसमें जो स्कीम ऑफ सिलेक्शन है वो कैसे फेज़ 1 और फेज़ 2 2 फेज़ इसके अंदर कंडक्ट कराए जाएंगे। फेज़ 1 के अंदर पेपर 1 होगा ऑब्जेक्टिव टाइप का, जो कि 2 घंटे का होगा, 100 नंबर का। इंग्लिश का डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा 2 घंटे का, 100 मार्क्स का। फिर फेज़ सेकंड, मतलब फेज़ 1 को क्वालिफाई करने के बाद फेज़ 2 में जाएंगे। इसमें फर्स्ट पेपर होगा डिस्क्रिप्टिव टाइप, जो कि 2 घंटे का होगा, 100 नंबर का। और फिर पेपर सेकंड होगा डिस्क्रिप्टिव, जो कि 2 घंटे का होगा, 100 नंबर का। यानी कि टोटल जो होगा आपके पास 400 नंबर का ये आपका पूरा पेपर कंडक्ट कराया जाएगा। उसका ये भी, इसके भी सिलेबस यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। फेज़ 1 पेपर 1, मतलब फेज़ 1 में जो पेपर 1 होगा उसका सिलेबस यहाँ पे मेंशन किया गया है। यहाँ पे फेज़ 1 पेपर 2 का सिलेबस मेंशन किया गया है, और फिर जो फेज़ 2 पेपर 1 है डिस्क्रिप्टिव टाइप का, उसके भी यहाँ पे जो टॉपिक्स हैं, किस बेसिस पे आपके जो क्वेश्चन है वो आ सकते हैं, उसके भी टॉपिक्स यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। और यहाँ पे फेज़ 2 पेपर सेकंड, मतलब फेज़ 1 का पेपर जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, फेज़ 1 का पेपर 1, फिर फेज़ 1 का ही पेपर 2, फिर फेज़ 2 का पेपर 1, और फिर उसके बाद फेज़ 2 का पेपर सेकंड जो है, उसके सारे का डिटेल सिलेबस यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। आप इसको टेलीग्राम चैनल पे जाके रीड आउट कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास तीसरा आ जाता है DSIM की बारे में बात करते हैं। तो इसका जो स्कीम ऑफ सिलेक्शन है वो देखिए क्या है। यहाँ पे पेपर 1 ऑब्जेक्टिव टाइप, जो कि 2 घंटे का होगा, 100 मार्क्स का। डिस्क्रिप्टिव पेपर, जो कि सेकंड पेपर होगा, ये 3 घंटे का होगा, 100 नंबर का। फिर उसके बाद हमारे पास थर्ड पेपर होगा इंग्लिश का, जो कि 1.5 घंटे का होगा, 100 नंबर का। यानी कि टोटल हमारे पास हो गया 300 घंटे का, मतलब 300 नंबर का ये हमारा पूरा पेपर कराया जाएगा। मतलब अगर ये एक ही दिन में पेपर जैसे हो रहा है
ये लिखा हुआ है यहाँ पे, सिलेक्शन विल बी थ्रू द ऑनलाइन एग्जामिनेशन एंड द इंटरव्यू। देयर आर 3 पेपर्स फॉर द एग्जामिनेशन। पेपर 1 ऑब्जेक्टिव टाइप हेल्ड ऑन 19 अक्टूबर को कराया जाएगा। पेपर 2 एंड 3 विल बी ऑन 7 दिसंबर। मतलब जो पेपर 1 है वो आपका 19 अक्टूबर को कराया जाएगा और जो पेपर 2 और पेपर 3 है वो आपका 7 दिसंबर को कराया जाएगा। ये चीज़ सेम इन्फॉर्मेशन यहाँ पे भी दी होगी। एक मिनट, देयर विल बी अ 4 इन एग्जामिनेशन। नहीं, इससे रिलेटेड यहाँ पे कुछ नहीं दिया हुआ है। हाँ, ये स्टार्टिंग में हमारे पास दिया हुआ था, ये एक बार चेक कर लेते हैं। ये देखिए आपके पास यहाँ पे दिया हुआ था कि जो पेपर हमारे पास DEPR का जो पेपर 1 होगा, फेज़ 1 का जो फर्स्ट और सेकंड पेपर होगा वो 19 अक्टूबर को कराया जाएगा। जो फेज़ 2 होगा उसका पहला और दूसरा जो पेपर होगा वो 7 दिसंबर को कराया जाएगा। वैसे DSIM की बात करें तो उसका फेज़ 1 का जो पेपर 1 होगा वो 19 अक्टूबर को कराया जाएगा और फेज़ 2 का जो हमारे पास पेपर 2 और 3 होगा वो 7 दिसंबर को कराया जाएगा। और RBI ग्रेड बी जो जनरल है उसका जो मतलब पहला पेपर होगा फेज़ 1 होगा वो 18 अक्टूबर को, और जो पेपर फेज़ 2 का पेपर 1, 2, 3 तीनों एक साथ ही होगा जो कि 6 दिसंबर को कराया जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आई कहाँ गया, ये रहा, ये हो गया हमारे पास, नहीं ये नहीं है, ये यहाँ पे DSIM का जो है हमारे पास है, ये हमारे पास सिलेक्शन प्रोसेस हो गया फेज़ 1 पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3। उसके बाद यहाँ पे आप यहाँ पे इसका सिलेबस भी चेक कर सकते हैं। ये हमारे पास है पेपर 1 और पेपर 2 का सिलेबस है। यहाँ पे डिटेल सिलेबस दिया हुआ है, थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, सैम्पलिंग थ्योरी, लीनियर मॉडल्स एंड इकोनॉमिक स्टैटिक्स, ये सारे इसके अंदर डिटेल में मतलब जो है वो हर एक टॉपिक को मेंशन किया गया है जो भी आपके पेपर में पूछा जाएगा। उसके बाद यहाँ पे सेकंड भी दिया होगा, हाँ ये रहा, पेपर 3 मतलब पेपर फर्स्ट के लिए तो हमारे पास फर्स्ट और सेकंड का सिलेबस हमारे पास सेम ही है। पेपर जो 3 है उसका हमारे पास यहाँ पे सिलेबस दिया हुआ है नॉर्मली, मतलब इंग्लिश का यहाँ पे आपकी स्किल्स जो है वो चेक की जाएगी। तो ये हमारे पास कंप्लीट डिटेल था जो RBI ग्रेड बी का है, जो कि बहुत ही अच्छी वैकेंसी है बैंकिंग सेक्टर के अंदर। मतलब बैंकिंग सेक्टर की अगर हम बात करें तो इसमें जो टॉप मोस्ट वैकेंसी है वो ये RBI ग्रेड बी की है, बहुत अच्छी जॉब है इसकी। तो आप इसके फॉर्म्स अप्लाई कीजिए। इसकी जो डेट्स हैं वो 10 सितंबर से स्टार्ट होगा और लास्ट डेट इसकी रहेगी 30 सितंबर टिल 6 PM। तो ऐसी वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।